So hello everyone, am I audible to everyone? आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Okay. So today we are going to learn the Indian polities first chapter, the historical background, the Constitution of India. कुछ स्टूडेंट्स आज आई थिंक फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहा है? Yes, sir. न्यू कमर्स? Yes, sir. First time. Yes, sir. रोहित है और कौन है फर्स्ट टाइम? Yes, sir. First time. Rohit. First time, sir. Yes, sir. Alicia. Harsh, sir. First time. Okay, that's good. Okay, so you have The any first time, sir, Adnan. Okay, fine. Adnan? Yes, Adnan, sir. आपका Harsh, first first time. time? Okay, good. So Indian polity, this is a subject which is there for you for UPSC prelims, MPSC prelims, MPSC mains, UPSC mains. Okay. तो इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, यानी कि अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें सारी नोट्स आपको दिख जाएगी जो भी मैं आज का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है. सो हाफ आई विल यूज इंग्लिश, हाफ आई विल यूज हिंदी, बोथ द बाइलिंगुअल लैंग्वेज. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स कि जो इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है, इसका वेटेज आपको एमपीएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, उसमें आपका वेटेज जो है वो कितना जाता है? प्रीलिम्स में आपको हार्डली 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं. इन प्रीलिम एग्जाम्स 15 to 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. डिपेंड करेगा, कभी कभी 10 आएंगे, कभी कभी 12 भी आ जाते हैं. एमपीएससी में फिक्स है क्राइटेरिया 15 क्वेश्चन का, यूपीएससी में 20 क्वेश्चन का. तो ये जो क्राइटेरिया है ये प्रीलिम्स के लिए हो जाता है. और दूसरा जो मेंस का है, अब मेंस का जो इंडियन पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, एमपीएससी का अलग है, यूपीएससी का अलग है. जो एमपीएससी में राज्य सेवा है, तो उसमें जैसे कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा आपको पॉलिटी. और यूपीएससी मेंस में कैसा होता है कि आपको आंसर राइटिंग है, सो यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस. ओके. तो हमें जनरली पॉलिटी अगर हमें पढ़ना है एज अ सब्जेक्ट, तो हमें एज अ सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है पॉलिटी, बट उसके साथ साथ हमें उसको करंट अफेयर में जो पॉलिटी रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी हमें लिंक करने हैं, यानी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी के. अगर आपको बुक से क्वेश्चन पूछेगा, लक्ष्मीकांत से पूछ लेगा, या फिर कोई अदर बुक से, सुभाष कश्यप के बुक से पूछ लेगा, तो वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर एक स्टैटिक क्वेश्चन आपको उन्होंने पूछ लिया, लेकिन आपको उसके साथ साथ वो करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में, मेंस में पूछता है. तो इसीलिए इंडियन पॉलिटी का जो वेटेज है, इट हैज अ गुड वेटेज. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम्स ऑन इंडियन पॉलिटी. और इसीलिए आपको हमें क्या करना है कि पहले हमें देखना है कि पहले उसमें टॉपिक्स कौन से टॉपिक्स में आपको इसमें कवर अप करने वाला हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद में आपको भी पता होगा नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या कैसा रहेगा, यानी कि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कैसा आपको पूछा जाएगा. देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, पॉलिटी सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन होता है. बस ओनली डिफरेंस ऐसा होता है कि लेवल मैटर करती है, लेवल अलग अलग रहती है. ठीक है. सब्जेक्ट तो एक ही होता है, लेकिन जो लेवल आपको पूछी जाती है वो अलग अलग रहती है. क्वेश्चन लेवल, दैट आई वांट टू मीन क्वेश्चन लेवल. तो अभी इंडियन पॉलिटी में हम शुरुआत कहाँ से करें? जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पड़ता है कि सर यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी जो है हम कहाँ से स्टार्ट करें? बेसिक से क्या करना है, या फिर डायरेक्टली जो रेफरेंस बुक्स है उससे स्टार्ट कर दे? कैसे होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं. कोई मेडिकल बैकग्राउंड, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड, ठीक है, कोई साइंस बैकग्राउंड का होता है. तो जनरली यूपीएससी जैसे एग्जाम में, एमपीएससी से एग्जाम में आपको आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, जिसमें पॉलिटी आर्ट का सब्जेक्ट है. तो थोड़ा कॉमर्स, साइंस और ये जो अपने इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता है यार अभी हम तो नॉन आर्ट स्टूडेंट्स हैं, तो फिर हमें इस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है. तो बाकी कुछ नहीं है, हैंडल करना, मैनेज करना वो जो है काफ़ी आसान है इसमें. बस आपको पहले क्या करना है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें पहले आपको सिलेबस देख लेना है. सिलेबस देखने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर की तरफ आपको जाना है. क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपको फिर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है सब्जेक्ट्स की, वो होता है बेसिक्स.
अब ये बेसिक्स क्या होता है, जैसे जनरली कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, तो फिर मैं बेसिक कहाँ से स्टार्ट करूँ। एनसीईआरटी जनरली आ जाता है, एनसीईआरटी बुक्स यूपीएससी के लिए आ जाते हैं। एमपीएससी की कोई तैयारी करता है तो उसके लिए फिर बोलता है कि सर आप स्टेट बोर्ड से स्टार्ट करिए, ठीक है। बट इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एनसीईआरटी बाजू में कर दो, स्टेट बोर्ड बाजू में कर दो, डायरेक्टली जो रेफरेंस बुक है वहां से आप शुरुआत कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको मैक्सिमम जो इंडियन पॉलिटी की यूपीएससी एमपीएससी में भागवत गीता मानी जाती है, वही किताब से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो दैट इज लक्ष्मीकांत। मैक्सिमम में आई विल ट्राई टू कवर एंटायर लक्ष्मीकांत, ठीक है, थ्रू आउट योर ऑल लेक्चर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटी। सो इसके साथ साथ हमें क्वेश्चन के साथ भी जुड़ना है, सिलेबस भी देखते रहना है, ठीक है। सिलेबस तो आप देख लो, जैसे कि किसी को अगर पैटर्न पता नहीं, सिलेबस ही पता नहीं है, तो फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी डायरेक्टली स्टार्ट मत करिए, ठीक है। पहले सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पहले देख लेना है। चलो, तो यहाँ तक हमने बेसिक देखा, तो हम अभी जाते आगे इंडियन पॉलिटी में क्या क्या चैप्टर्स है आपको। एनसीईआरटी की बुक्स में भी अच्छा खासा दिया इंडियन पॉलिटी के बारे में, लेकिन ठीक है, हम एनसीईआरटी कवर अप करने वाले यहाँ पे। हम यहाँ पे जो कवर अप करेंगे वो मेन रेफरेंस बुक कवर अप करेंगे, जिसमें आपको मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इंडियन पॉलिटी में चैप्टर्स क्या क्या होते हैं आपको, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है। हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इंडिया में किसका राज था, ब्रिटिश राज था, बराबर। तो ब्रिटिश राज था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर इंडिया एंड they had their own rules, they had their own acts, own laws they had implemented in India and पूरे भारत के लिए वो अपने लॉ, अपने कानून को वो लागू करते थे। तो फिर उनके जो कानून है, उन्हीं कानून के आधार पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, ठीक है। तो हम उन्हीं कानून को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे आज, और फिर हमारे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। जैसे जनरली हुआ ऐसा था, मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ कौन से चैप्टर में कवर अप करने वाला हूँ। पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको हम आज खत्म कर देंगे। दूसरा इसके बाद आएगा वो आपका आएगा प्रीएम्बल। तीसरा मैं आपको कवर अप करूंगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स क्या है। उसके बाद मैं आपको कवर अप करूंगा सिटीजनशिप। जैसे हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो सिटीजनशिप इसके बारे में 2019 में एक लॉ गवर्नमेंट ने पास किया। कोई नाम बता सकता है उस लॉ का? सिटीजनशिप के रिगार्डिंग एक बिल पास किया गवर्नमेंट ने, उसको एक्ट बना दिया 2019 में। और उसी रिगार्डिंग पूरे इंडिया में से बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था लोगों ने। एनआरसी, हाँ एनआरसी, एग्जैक्टली, एक था एनआरसी और दूसरा था सीएए। ये ओके, अभी इसमें कैब वगैरह सीएए दोनों में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कैब मीन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और सीएए मीन, इसका मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जो पहले बिल होता है बाद में एक्ट हो जाता है। वंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स हिज असेंट, तो जो बिल होता है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सीएए है ये हमें इम्पोर्टेंट है, क्या हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद एनआरसी है, उसके बाद एनपीआर है। इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, जैसे मैं आपको सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी रेफरेंस दूंगा, तो करंट लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ एग्जैक्टली सिटीजनशिप एक्ट जो 19 का हुआ, उसका और सिटीजनशिप का क्या कंसर्न है, क्या रिलेशन है। ओके, उसके बाद फिर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स कवर अप कराऊंगा। देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये टॉपिक आपका कवर होगा। उसके बाद फिर ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया व्हाट आर आवर ड्यूटीज। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अगर राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जीने का अधिकार, कैसे रहना है उसका अधिकार, नौकरी का अधिकार, हर एक अधिकार हमें दिया है, पर्सनल लाइफ का अधिकार, रिलीजियस राइट दिया है, सब कुछ दिया है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उसके प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है ना कि हमारे कंट्री के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो उसके बाद फिर मैं आपको कवर अप करूंगा इसके बाद प्रेसिडेंट,
ठीक है, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो मैं आपको जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में फिर आपको मैं कवर अप कराऊंगा। तो जैसे इसमें प्रेसिडेंट आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे, गवर्नर्स आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, कैग आ जाएगा इसमें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद परिसीमन आयोग आपको पूछा जाएगा, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संगठना और असंवैधानिक संगठनाएं, जिसको हम बॉडीज बोलते हैं, एजेंसीज बोलते हैं, तो वो कौन से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम पहले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं, पहले चैप्टर से, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। किसी को कोई जनरल बेसिक क्वेश्चन होगा तो राइट नाउ यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग एग्जाम्स। कोई भी जनरल क्वेरी होगी, जनरल क्वेश्चन होगा, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर आता मग आम्ही न्यू आहे तर मग कुठून सुरुवात करायला पाहिजे? ओके, सो दोज हू आर न्यू, तो फ्रॉम वेयर टू बिगिन। ओके, तो इसका आंसर जो मैं आपको बताता हूँ कि जो नए हैं उन्होंने कहाँ से शुरू करना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करें, एमपीएससी? एमपीएससी। ओके, एमपीएससी। अब एमपीएससी में भी दो कैटेगरीज है, एक स्टेट सर्विस है, राज्य सेवा जिसको हम बोलते हैं, और एक हाँ। है एमपीएससी में दूसरा है कंबाइन। कंबाइन को थोड़ा बाजू में कर देता हूँ मैं। आपका कंबाइन है राज्य सेवा है, राज्य सेवा। राज्य सेवा। तो राज्य सेवा एग्जाम का कैसा देखो, राज्य सेवा की स्टार्टिंग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिक से करिए। बेसिक्स का मतलब ऐसा है, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको बेसिक में जाना पड़ता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बेसिक स्टार्ट मत करें, डायरेक्टली आप रेफरेंस बुक से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको साइंस पढ़ना है, मानो आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम तो साइंस है, तो इसके लिए क्या करिए, स्टेट बोर्ड के बुक्स में डायरेक्टली जाइए, उससे बाहर तो क्वेश्चन कोई आता ही नहीं है। इतना बेस्ट साइंस दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, वही सेम एनसीईआरटी में जैसा है वैसे ही उन्होंने इसमें महाराष्ट्र बोर्ड में भी ऐड किया है। तो साइंस जो है बेसिक से स्टार्ट करिए। इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए कोई बेसिक से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप रंजन कोलंबे का बुक है, ठीक है, मराठी में अवेलेबल है। उसके बाद देसाई का है, देसले का, किरण देसले का वो बुक है, दोनों में से कोई भी एक रेफर करिए, डायरेक्ट स्टार्ट करिए। उसके लिए आपको बेसिक किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स के लिए, साइंस के लिए पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद फिर रेफरेंस को हाथ लगाइए, ठीक है। अगर आपका साइंस अच्छा है तो फिर रेफरेंस को बेसिक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, फिर डायरेक्ट रेफरेंस को जाइए। दूसरा होता है आपका पॉलिटी, जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉलिटी के लिए आप डायरेक्टली जो है के सागर का मराठी जो एम लक्ष्मीकांत का ट्रांसलेटेड बुक है वो भी वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या रंजन कोलंबे सर का भी बुक है पॉलिटी का, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में, एक प्लेन लैंग्वेज में दिया है उन्होंने, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर स्टेट बोर्ड में जो है 11-12 से आप डायरेक्टली स्टार्ट करिए, ठीक है। हिस्ट्री, रही बात हिस्ट्री का, हिस्ट्री आप क्या करिए, 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करिए, स्टेट बोर्ड 12 तक आइए, 12 के बाद फिर आप रेफरेंस बुक को जाइए, ठीक है। उसके बाद फिर हिस्ट्री के बाद आपका और एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए भी आप क्या करो, आपको क्या होता है एमपीएससी में मैक्सिमम महाराष्ट्र का ज्योग्राफी पूछा जाता है, इंडिया एंड महाराष्ट्र, ठीक है। वर्ल्ड तो बहुत दूर की बात है, वर्ल्ड आया तो है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी मेंस में आते हैं, प्रीलिम में नहीं आते, ठीक है। तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की भी शुरुआत आप कहाँ से करिए, स्टेट बोर्ड से करिए, 6 स्टैंडर्ड से करिए, बेसिक्स से, फ्रॉम द बेसिक्स, या ये इसको भी 12 तक लेके आइए पढ़ते पढ़ते, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक का जो है, रेफरेंस बुक जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी का बुक बहुत फेमस है महाराष्ट्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के लिए भी और 2-4 बुक्स है, ठीक है। तो अलग अलग बुक आपको रेफर करना है, महाराष्ट्र के लिए अलग और इंडिया का ज्योग्राफी के लिए अलग। यूपीएससी के लिए ऐसा कुछ नहीं, यूपीएससी के लिए आप डायरेक्टली इंडिया और वर्ल्ड है, वहां पे कोई ऐसा स्टेट का हिस्ट्री नहीं है, स्टेट का ज्योग्राफी, स्टेट का हिस्ट्री नहीं है। लेकिन एमपीएससी में कैटेगरी है महाराष्ट्र और इंडिया, ठीक है, भारत, उस अकॉर्डिंग। तो ऐसे फिर आप इस तरह से जाइए, और क्वेश्चन पेपर हमेशा जितने भी क्वेश्चन आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है एमपीएससी के यूपीएससी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा देख लो, बिकॉज उसका बहुत सारा बेनिफिट आपको होता है कि क्वेश्चन पैटर्न समझने के लिए।
ठीक है। और सिलेबस को ही स्टिक रहना है, सिलेबस के बाहर कुछ जाना ही नहीं है। अगर आप सिलेबस के बाहर चले गए तो फिर यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, यू आर आउट ऑफ ट्रैक। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बस अपना जो गोल है, ये एमपीएससी हो यूपीएससी हो, अपने गोल को स्टिक रहना है और उसी के अकॉर्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट है, एमपीएससी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी के लिए एमपीएससी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, इसको पढ़ती है। ठीक है, ये आप बस आप एक बार कलेक्ट कर लीजिए मार्केट से और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? और एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? रोहित, नीलेश, हर्ष, फेलिशिया, अदनान। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले फर्स्ट चैप्टर से। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया तो फिर आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएगी। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, कब आए थे? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं। दे केम एज ट्रेडर्स, व्यापारी के तौर पे व्यापार करने के लिए इंडिया में वो आए थे। लेकिन आफ्टर 150 ईयर्स, 150 साल बाद, उनका जो गोल था, इंटेंशन था, वो बदल गया। उन्होंने इतना व्यापार किया इंडिया से, इतना कमाया 150 साल में, तो उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप कर ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई इंडियन रूलर जो है हमें यहाँ से हटाएगा नहीं, भगाएगा नहीं। उस टाइम पे राजा महाराजों का राज चलता था इंडिया में। ठीक है, और ब्रिटिश उनको तो कुछ समझते नहीं थे। उनको ऐसा था, लगता था कि यार ये तो अनपढ़ गवार है सब, जो कुछ आता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। ब्रिटिशर्स अपने आप को बहुत फॉरवर्ड समझते थे उस टाइम पे, तो एक्चुअली वो थे भी फॉरवर्ड। ठीक है, तो 16th सेंचुरी में जैसे आते हैं, वो ट्रेडर्स बन के आए थे 150 साल बाद, तो उन्होंने इंडिया में शासन करना शुरू किया था। शासन मीन्स व्हाट? पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में चली गई थी इंडिया की। ठीक है, एक्चुअली 2 युद्ध इंडियन रूलर्स हार गए थे ब्रिटिशों से। एक था प्लासी का युद्ध, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते, जो 1757 में हुआ था, 1757 में। और एक था बैटल ऑफ बक्सार। ये हुआ था 1764 में। ये दोनों युद्ध इंडिया का जो मुगल सम्राट था उस टाइम पे, यानी कि आलम शाह थे। बैटल ऑफ बक्सर में आलम शाह थे, मुगल किंग। ठीक है, तो फिर उनको ब्रिटिशों ने हरा दिया था। प्लासी में भी हार गए थे इंडियन रूलर्स। तो इसके कारण ब्रिटिशों का जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया था। उनको ऐसा लगा कि यार हमने तो इनको हरा दिया, जो लोकल है ये लोग, ठीक है, इतने स्ट्रांग होके हमने इनको हरा दिया। और उनको एक चीज तो पता चल गई थी, यार इनकी आपस में जनती नहीं है। जो इंडियन रूलर्स थे, तो ये इनके आपस में जनता नहीं था, दुश्मनी थी। तो ब्रिटिशों का कैसा था, जो वीक है उसको सपोर्ट करो, बाद में फिर जो स्ट्रांग है उसको खत्म कर दो, और फिर जो वीक है उसके ऊपर फिर अपना कब्जा जमा लो। तो इस टाइप की उनकी रणनीति थी। रूल एंड डिवाइड एंड रूल, ये उनका पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। तो होता ऐसा है कि जैसे प्लासी और बक्सर का जो युद्ध होने के बाद, ब्रिटिशों के अंडर 3 क्षेत्र की पावर चली जाती है। वो 3 क्षेत्र कौन से थे? पहला था बिहार, उड़ीसा, और सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल। उस टाइम पे बंगाल सेंटर था ब्रिटिशों का, बिकॉज उन्होंने जो युद्ध की जो जीतने की शुरुआत है बंगाल से की थी। ठीक है, तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन तीन जो ये जो 3 रीजन थे, इन तीनों रीजन को जो दीवानी अधिकार है, दीवानी राइट्स, ये दीवानी राइट्स ब्रिटिशों को मिल जाती है 3 रीजन्स की। ये आलम शाह से ले लेते। आलम शाह को ये बोलते, भाई तुम युद्ध में हार गए, तुम तो मुगल बादशाह हो, लेकिन हमने तुमको हरा दिया। अभी आपको क्या करना है, ये 3 जो रीजन है, इनकी जो पावर है वो हमारे हाथ में आपको देना है, आपको सौंपना है, बिकॉज हमने ये जीत ली। तो बंगाल उस टाइम पे सबसे फ्लोरिशिंग स्टेट था, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे बंगाल में उस टाइम पे, तो इसलिए ब्रिटिशों की नजर बंगाल पे थी उस टाइम। तो हुआ ऐसा था कि यहाँ पे उन्होंने तो बंगाल जीत लिया, उड़ीसा भी गया, बिहार भी ले लिया। और यहाँ पे दीवानी राइट्स मिलना, इसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे उनको रेवेन्यू वसूल करने की पावर मिल गई थी।
रेवेन्यू मीन्स पैसा, ठीक है। सो टैक्सेस वगैरह वो लगाते थे इंडियन लोगों पे, तो टैक्सेस देना उन्होंने शुरू किया। यहाँ का सिविल जस्टिस भी उन्होंने डिसाइड करना शुरू किया। तो यहाँ पे तो जो नवाब थे बंगाल के, ठीक है, तो नवाब की भी पावर चली गई थी बंगाल में, बिकॉज वो ब्रिटिशों के हाथ में चला गया था पूरा। तो उसके बाद फिर रेवेन्यू, टैक्सेस, सिविल जस्टिस करने का ये पूरा अधिकार ब्रिटिशों को मिल गया था। तो वहां से ब्रिटिशों ने सोचा कि यार अभी हमें धीरे धीरे तो पूरी इंडिया पे कब्जा करना है, तो हमें कुछ, अगर हमारे हाथ में अगर ये 3 रीजन की पावर आई है, तो उसके लिए इसको रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें कुछ कानून लगाने पड़ेंगे इस राज्य में। विदाउट लॉ तो वो चला नहीं पाएंगे ना। अगर मानो इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस मिला था, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? नहीं था, ठीक है। तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो इंडिया रेगुलेट कर पाता अपने आप को? नहीं कर पाता। रूल सिस्टम में नहीं होता, सिस्टम में नहीं होता मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं होता तो सिस्टम ही नहीं होता। तो इसलिए हमने, हमारे लोगों ने, इंडियन लोगों ने उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो तैयारियां है वो पहले ही फ्रीडम मिलने के पहले ही कर दी थी, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग ब्रिटिशों ने यहाँ पे लॉ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। देखो आगे मैं आपको बताऊंगा, आपके पूरा फाइल मैंने आपको यहाँ पे अपलोड किया है, वन बाय वन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो ये तो बात मैंने आपको बोल दी। यहाँ पे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। इलाहाबाद की करार साइन की गई थी आलमगीर और किसके बीच में? ब्रिटिशों के बीच में। और इसी के तहत ब्रिटिशों ने 1773 से इंडिया में कानून लगाना शुरू कर दिया था, अपना रूल, अपना कानून। तो ऐसे ब्रिटिशों ने बहुत सारे कानून लाए थे 1773 से लेके 1947 तक। कानून लाए उन्होंने। पहला जो लाया था उन्होंने, अब देखो ये जो है 2 कैटेगरी में मैं आपको डिवाइड करके दूंगा, 1773 एंड 1947। पहला जो है 1773 से लेके 1858 तक, और दूसरा जो शासन उन्होंने इंडिया में किया वो था 1858 से लेके 1947 तक। इसको हम बोलते हैं कंपनी रूल। और इनको हम बोलते हैं क्राउन रूल। यहाँ पे कंपनी शासन था। कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशों की कंपनी थी, जो ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने वाली कंपनी थी, ये व्यापार के मकसद में इंडिया में आई थी, ठीक है। तो 1773 से लेके 1858 ये कंपनी रूल, और उसके बाद 1858 से लेके 1947 तक क्राउन। तो इस तरह से ब्रिटिशों ने अपना यहाँ पे शासन शुरू किया था। तो मैं आगे की स्लाइड में आपको ये बताऊंगा पूरा पिक्चर। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का थोड़ा सा बेसिक मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। स्लाइड सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या यहाँ पे? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ से स्टार्ट किए, यानी कि स्टार्टिंग का पार्ट मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी थी इंडिया में। व्यापार का करना ये कंपनी का मेन मकसद था। उसके बाद उन्होंने जो है क्वीन एलिजाबेथ, ये इंग्लैंड की रानी थी उस टाइम पे, इन्होंने जो है अपने लोगों को इंडिया में भेजा था, मुगल बादशाह को मिलने के लिए भेजा था, और परमिशन ग्रांट करने के लिए बोला था कंपनी के लिए, व्यापार करने की परमिशन। तो यहाँ तक मैंने आपको बता, दीवानी राइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दीवानी राइट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू मीन्स पैसा कलेक्ट करने का अधिकार, और दूसरा है सिविल जस्टिस। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मिला था। किसको मिला था? ब्रिटिशर को मिला था, बिकॉज उन्होंने प्लासी और बक्सर में मुगलों को हरा दिया था, ठीक है। और दिस स्टार्टेड इट्स करियर एज ए टेरिटोरियल पावर, और उसके बाद उन्होंने अपना क्षेत्रीय विस्तार बढ़ाना शुरू किया इंडिया में।
धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल। पहले वो सिर्फ कमर्शियली काम करते थे, व्यापार तौर पे। अब बाद में उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे जमाना शुरू किया था। और उसी के बाद 1858 में सिपाही म्यूटिनी होता है, एक बड़ा फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस को बोला जाता है, स्वतंत्र समर 1858 का, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे ये सब इसमें शामिल हुए थे, नाना साहब पेशवा वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश क्राउन ने अज्यूम किया था डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो इसमें 1858 में अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, और ये बैटल जब इंडियंस हार गए थे ब्रिटिशर से, तो ब्रिटिशर का पूरे भारत पे कब्जा आ गया था इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ तक अगला मैं आपको बताता हूँ इसमें कि अगला जो पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाला था, इंडिपेंडेंस अपना नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे इंडियंस को लगने लगा कि यार हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। तो वो ऐसा कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक संविधान समिति की स्थापना की गई, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। सो बहुत सारे अलग अलग ऐसे फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको ये बोला कि जो 1773 का यहाँ से लेके 1947 तक के सारे एक्ट्स हम वन बाय वन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कंपनी रूल, दूसरा है क्राउन रूल। मैंने आपको बताया था कि जो भी ब्रिटिशों ने यहाँ पे कानून इंप्लीमेंट किए थे इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस, तो उनको ये दो भागों में, दो हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। कंपनी रूल पहला, दूसरा क्राउन रूल। तो मैं आपको अभी पहला पढ़ा होगा, तो वो है कंपनी रूल। ठीक है, तो पहले हम कंपनी रूल पढ़ रहे थे। तो मैं इसमें देखो आपको क्या क्या कवर अप करने वाला हूँ, जो पहला पार्ट है कंपनी रूल का। ठीक है, ये जो पहला है कंपनी रूल, इसमें मैं आपको क्या कवर अप करने वाला हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ इन शॉर्ट। 1773 का पहला कानून था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो इन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट किया। दूसरा इन्होंने इंप्लीमेंट किया 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको लाया गया। तीसरा आया था 1784 में, जिसको बोला गया पीट्स इंडिया एक्ट। विलियम पीट्स ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। बिकॉज इंडिया में जो भी कानून तैयार होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती थी वहां पर, उसके बाद वो इंडिया में आता था। ठीक है, देन 1793 में चार्टर एक्ट की सीरीज भारत में लागू की ब्रिटिशों ने, चार्टर एक्ट्स, जिसको हम संधि कायदे बोलते हैं, मराठी संधि बोलते हैं, और चार्टर इन इंग्लिश, चार्टर एक्ट्स। ये चार्टर एक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है, देखो पहला आया था 1793 में, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक करता है, वही एक्ट को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा था यहाँ पे 1813 का, ये भी एक चार्टर एक्ट था, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट, हाँ इसको हम डिस्कस करेंगे। और 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट इन द सीरीज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट था, तो इसको यहाँ पे कंपनी रूल खत्म हो गया। इसके बाद 58 तक कंपनी रूल चला। तो ये जो लास्ट चार्टर एक्ट था 1853 से लेके 1858 तक चला था। उसके बाद क्राउन रूल आता है। क्राउन रूल में मैं आपको कौन से कानून पढ़ाऊंगा ब्रिटिश हो के, इन शॉर्ट है, बहुत हमें डिटेल में जाना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका सिर्फ ओवरव्यू लेना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या आते हैं, कौन से एक्ट वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, 100% बोल रहा हूँ मैं। क्राउन रूल है, क्राउन रूल में पहला जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये था 1858 का। 1868 में काउंसिल एक्ट की सीरीज आती, मंडल कायदे बोलती है इसको, काउंसिल एक्ट्स। 3 काउंसिल एक्ट पास किए थे ब्रिटिशों ने। 1861 का पहला था, 1892 का दूसरा था, 1909 का तीसरा था। और 1909 के काउंसिल एक्ट को ही मॉडल रिफॉर्म बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1919 का 1919
इसमें और एक उन्होंने कानून पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड एक्ट। 1935 का भी हम डिस्कस करेंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी सबसे ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन लिए गए वो इसी एक्ट से लिए गए, 1935 से। सो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीसरा था। और लास्ट था 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, भारत स्वतंत्र कानून। ठीक है, चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला जो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा दैट विल बी योर रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसी से हम शुरुआत करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट से। इस एक्ट के सिर्फ फीचर्स याद रखना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट कब पास हुआ, ठीक है, कब पास हुआ, इसके फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या थे, तो ये दो चीजें याद रखनी है, कब पास हुआ, कौन सा एक्ट, उसके फीचर्स क्या है, बाकी कुछ याद नहीं रखेगा। दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, पहला ही कानून था ब्रिटिशों का, तो इसको संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, ब्रिटिश संविधान के अकॉर्डिंग। So it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम चलते थे, फंक्शनिंग चलती थी, उसको कंट्रोल करने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सारे ब्रिटिश लोग थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे नहीं थे कि बहुत ट्रांसपेरेंटली इंडिया में ब्रिटिश लोगों के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी। उसका 50% वो करप्शन ही कर रही थी। ठीक है, तो फिर उसको रेगुलेट करने के लिए ये कानून पास किया गया था, पहला कानून। दूसरी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है इस कानून के बारे में कि पहली बार जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, फर्स्ट टाइम इस कानून ने रिकॉग्नाइज किए थे। फर्स्ट टाइम कंपनी को दो फंक्शन दिए थे, कि पॉलिटिकल दिया था, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव दिया था। और तीसरी चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज ये कानून के अकॉर्डिंग, कि ये कानून ने, रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया था कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन इंडिया में रचा था। तो ये तीन चीजों के लिए कानून फेमस है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, तो पहला जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर बनाया गया था। दूसरा था कि पॉलिटिकल, राजकीय और जो प्रशासनिक जो कार्य थे कंपनी के, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तीसरा था इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फाउंडेशन रचा, वो इसी एक्ट ने रचा था। अगर आपको पूछा गया इन क्वेश्चन, इन केस ऑफ क्वेश्चंस, कि सेंट्रलाइजेशन कौन से कानून के अकॉर्डिंग शुरू किया गया था ब्रिटिशों के इंडिया में, तो इंडिया में ब्रिटिशों ने 1773 में सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की थी इंडिया में। सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, इनका फोकस सिर्फ सिटीज पे रहता था, नॉट ऑन रूरल एरिया, सिटीज। ठीक है, देखो अभी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या इस कानून के हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फीचर ऐसा है, पहले ऐसा होता था कि बंगाल में 1773 के पहले, ये कानून आने से पहले, ठीक है, ये कानून आने से पहले बंगाल में जो बंगाल को कंट्रोल करता था ब्रिटिश पर्सन, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था। उसको क्या बोला जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन ये कानून लागू करने के बाद ब्रिटिशों ने गवर्नर ऑफ बंगाल, ये जो नाम था, इसको बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसा नाम कर दिया। जनरल ये नाम ऐड किया गया, जनरल ये वर्ड है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल के हाथ में जो पावर थी पहले, उससे उसकी पावर और बढ़ा दी, जनरल वर्ड ऐड करके। ठीक है, और उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी थी इसी एक्ट में। ये क्या करेगी, असिस्ट करेगी किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का बना था, वो था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, चलो मेरा एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों को है कि मुझे बताओ पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? एनीवन कैन टेल मी?
पहला गवर्नर ऑफ बंगाल पूछे हमने, जनरल नहीं, यही था सर। लॉर्ड वारन हेस्टिंग तो नहीं था, जिसने जिसने जो ब्रिटिशों के फोर्स में ज्वाइन हुआ था एज अ पीटी ऑफिसर, एक छोटा सा एक सैन्य करके, एक सोल्जर, एज अ सोल्जर वो ज्वाइन हुआ था। बाद में उसने स्ट्रेटेजी बनाई, बैटल ऑफ प्लासी उसी ने जीत के दिया और बैटल ऑफ बक्सर भी उसी ने जीता था। तो वो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बना था 1765 में। 1765 में पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ये पोजीशन तो 1773 में आया ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसके पहले की बात करो, 1765 टू 1772 इस दरमियान बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बहुत फेमस नाम है हिस्ट्री में उसका, यू कांट फॉरगेट दैट नेम। हाँ, एनीवन? वन लाइनर में आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि उसका नाम क्या था। बताओ जल्दी। लॉर्ड वही ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था पूरा उसी का कंट्रोल था। जब वो गवर्नर ऑफ बंगाल बना था ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उसी का कंट्रोल था। उसने बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में रह के, बहुत ज्यादा पैसा वो इंग्लैंड में लेके गया था। ठीक है, तो इसी कारण उसको बाद में इंग्लैंड गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था और इसीलिए ये कानून लाना पड़ा उनको, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया, ये कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनके शासन को रेगुलेट करने के लिए। तो एनीवन एल्स? फेमस नाम है रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। चलो यहां तक हमने देख लिया। दूसरा इस एक्ट का फीचर दूसरा ऐसा था, इस एक्ट ने ऐसा किया कि बॉम्बे, मद्रास, ये जो प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशों की, ब्रिटिशों के 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज थी इंडिया में। एक थी बंगाल, दूसरी थी बॉम्बे और तीसरी थी मद्रास। तो ये कानून आने से पहले, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, ब्रिटिशों ने क्या किया था कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों की जो कानून बनाने की जो पावर थी वो अलग अलग थी। बंगाल अपने रीजन में अकेला अपना काम करता था, बॉम्बे बॉम्बे के रीजन में काम करता था और मद्रास अपने मद्रास में काम, साउथ इंडिया पूरा देखता था, बॉम्बे वेस्ट इंडिया पूरा देखता था और बंगाल पूरा नॉर्थ इंडिया देखता था। तो ऐसी इनकी 3 प्रेसिडेंसीज थी। ठीक है, तो बंगाल अपने खुद के डिसीजन बंगाल खुद देता था पहले, बॉम्बे अपना खुद लेता था और मद्रास खुद देता था। लेकिन ये कानून जब आया 1773 का, इसके अकॉर्डिंग बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अंडर कर दिया और बंगाल को सुप्रीम पावर बना दिया। तो अभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल बोलेगा वही बॉम्बे और मद्रास को सुनना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कानून पास करेगा वही यहाँ पे भी लगेगा, ये जो यहाँ से ऑर्डर करेगा वही इनको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले ऐसा था क्या? नहीं था, तीनों का अलग अलग पावर था। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो बंगाल था, बंगाल को सुप्रीम बनाने के बाद इन दोनों को उसके अंडर सबऑर्डिनेट कर दिया। तो थोड़ा रिलेशन खराब होना आपस में उनका स्टार्ट हो गया था। बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बोलते थे यार ये बंगाल कहाँ से आ गया, ठीक है, हम तो अपने अपने काम कर रहे थे, तो इनका कौन सुनेगा। ठीक है, तो एक दूसरे में थोड़ा आपस में उनका चलने लगा था। तो बाद में हुआ ऐसा, नेक्स्ट आप अगर उसमें 3 नंबर का आपको मैं फीचर बताता हूँ उसका, इस कानून का, और वो था 3 नंबर का। 1774 में कोलकाता में इस कानून के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ओके, और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस की अपॉइंटमेंट की गई फर्स्ट टाइम। 4 नंबर का फीचर था, इस एक्ट ने कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको
कोई भी प्राइवेटेड करने से रोक लिया, कोई भी ब्राइब्स जो रिश्वत वगैरह ये पहले लेते थे, नेटिव जो थे बंगाल के नेटिव लोग, ठीक है, लोकल लोगों से रिश्वत लेते थे, भ्रष्टाचार करते थे, प्राइवेट ट्रेड अपना चलाते थे और प्राइवेट ट्रेड में कंपनी का नुकसान करते थे, कंपनी के सर्वेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इस कानून ने ऐसा किया कि इनका प्राइवेट ट्रेड ही बंद कर दिया। मीन्स भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये पैसे नहीं खा सकते, ब्राइब वगैरह नहीं ले सकते और ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे। 5 नंबर का वैशिष्ट्य ऐसा था लास्ट, इस कानून ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की कंपनी के ऊपर। मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसकी जो पावर थी वो पावर और बढ़ गई कंपनी के ऊपर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही चलता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट मीन्स कौन? जो इंग्लैंड में बैठा था, ठीक है। तो इस कानून ने क्या किया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स व्हाट? ये संचालक मंडल था, संचालक बोर्ड था और ये कंपनी को रेगुलेट करता था, गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की। तो इसको फिर अपॉइंट कर दिया और इसको काम दिया गया रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में चलाने का, ठीक है। तो अगला दूसरा एक्ट इंडिया में लाया, लागू किया ब्रिटिश ने, वो था अमेंडिंग एक्ट 1781। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, 1781 के एक्ट। ये अमेंडिंग एक्ट क्या था बगा? देखिए, इन अ बाइट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसा है कि आदमी जब कोई चीज फर्स्ट टाइम करता है तो उसमें कुछ ना कोई ना कोई कमियां रह जाती है, बराबर। तो इसलिए उस कमियों को भरने के लिए, उस कमियों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, अगला कानून लागू किया, वो था अमेंडिंग एक्ट 1781 का। और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और इसी को नाम दिया था, दूसरा नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके फीचर्स है 2-4 देख लेते हैं। ये जो अमेंडिंग एक्ट था इसका पहला फीचर था, इट exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of Supreme Court for the acts done by them in their official capacity. इस कानून ने क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसकी जो काउंसिल थी उसको सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था, पहले कैसा होता था कि पहले गवर्नर जनरल ही सब डिसाइड करते थे, लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल का कोई रोल नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखेगा, ठीक है। जो एक्ट बनाने में पहले इसका भी हाथ रहता था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, तो अभी इसने ये कम कर दिया इस एक्ट ने। Similarly, it also exempted the servants of the company from the jurisdiction of the Supreme Court of their official actions. जो ऑफिशियल एक्शन ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो पहले सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक अपनी ऑफिशियल एक्शन लेते थे, तो इनको भी एग्जेम्प्ट कर दिया बाद में, ठीक है। तो ये पहला काम इस एक्ट ने किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने। बाद में हुआ ऐसा कि जो रेवेन्यू मैटर था, एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये जो रेवेन्यू मैटर था और जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो मैटर था, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, ये पूरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखेगा। उसके बाद कैलकाटा का जो भी नागरिक होगा, जो भी कोई पर्सन होगा, उस पर पूरा कंट्रोल, यानी कि पूरी जुरिडिक्शन जो है, अधिकार क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट का वहां पे बढ़ा दिया। मीन्स जो भी कानून पास करेगा सुप्रीम कोर्ट वहां पे कर सकता है, कोई भी एक्शन लेना है सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिपेंडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में जैसे सुप्रीम कोर्ट को जैसे स्थापना की गई, तो यहाँ पे ऐसा होता था कि हिंदू जो था, पहले ऐसा होता था कि हिंदूज लॉ के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जाती थी अगर उसने कोई क्राइम किया होगा तो। मुस्लिम ने कोई क्राइम किया होगा तो उसको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग उसको फिर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। लेकिन it laid down that the appeals from the provincial courts could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court. So, is according Governor General in Council to frame regulations for the provincial courts and councils. अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर जनरल का कोई हस्तक्षेप बाद में नहीं रहा, उसको एग्जाम कर दिया पूरे, लेकिन जो प्रोविंस थे, प्रोविंस मीन्स व्हाट, राज्य, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट बोलते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट, उस टाइप के। तो प्रोविंस यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स, जो जहाँ पे ब्रिटिशों की पावर थी, उनको तो इन्होंने, गवर्नर के हाथ में पावर थी वहां पे चेंजेस करने की, कोई भी डिसीजन लेने की, ठीक है। उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे,
विलियम पिट्स। अभी कैसा था कि उनके नाम पे ये कानून पास किया गया इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये जो एक्ट के फीचर्स थे, द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। तो आगे मैं आपको थोड़े एक्ट के फीचर्स डायरेक्टली बताता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं की है, एक्ट का नाम और उसके फीचर्स वही इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको मान लो पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया एक्ट, तो आपको फिर मान लो 3 स्टेटमेंट दिए गए, ये 3 स्टेटमेंट है, ठीक है, 1, 2 और तीसरा उन्होंने कुछ अलग ही दे दिया यहाँ पे। फिर आपको पता है कि आपको ये 1 और 2 नंबर का पता है, लेकिन 3 नंबर को तो कोई एंगल ही नहीं बना रहा है यहाँ पे आंसर का, तो फिर आप इसको वहां से हटा सकते हो। और फिर जब वो नीचे ऑप्शन देगा 1 एंड 2, दूसरे 2 नंबर का रहेगा ओनली 3, 3 नंबर ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 और 4 नंबर का रहेगा ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर बनता है 1 एंड 2, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम करके आपको एग्जाम में दे सकता है। तो ये एक्ट के फीचर्स क्या थे मैं आपको बताता हूँ। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में 1773 का जो कानून था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दोनों पावर दी। व्यापार करने की भी पावर थी उनको, और राजकीय जो उनके कार्य थे, पॉलिटिकल कार्य, पॉलिटिकल फंक्शंस, वो चलाने की भी उनको पावर थी। लेकिन अभी ये पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, ये दोनों में डिफरेंस कर दिया। जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस है इनको डिवाइड कर दिया, और इनको डिवाइड ऐसे ही नहीं किया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो कमर्शियल पावर थी, तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने, नॉट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की थी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से दोनों काम देखता था, कौन से कमर्शियल पॉलिटिकल। कंपनी की रेगुलेटिंग अथॉरिटी थी यानी कि है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था पहले, इसके साथ साथ इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसे 2 बोर्ड्स इस एक्ट ने बना दिए। और उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो कौन मैनेज करेगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। और जो कमर्शियल फंक्शंस है वो कौन मैनेज करेगा, कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये इन्होंने डिफरेंस बना दिया। और तीसरा जो फीचर था इसमें, और इसी सिस्टम को डबल गवर्नमेंट बोला गया था, ड्यूअल गवर्नमेंट, इसी सेम सिस्टम को। और 3 नंबर का जो इसमें था वो था, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। जहां जहां इंडिया में ब्रिटिश लोगों का पोजीशन था, जहां पे राज था उनका, वहां का जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जो भी वहां की मिलिट्री गवर्नमेंट थी, वहां की जो भी सिविल गवर्नमेंट थी, उसका पूरा ऑपरेशन इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में दे दिया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया, भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोल दिया कि आप संभालो इनको, मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू, ठीक है, और इनको कमर्शियल फंक्शन करने दो। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के रेगुलेटिंग बॉडी। तो इसी कारण द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द 2 रीजंस। और ये एक्ट 2 कारण के लिए इंपॉर्टेंट था। पहला कारण था कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया गया था। ब्रिटिश पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पे ब्रिटिशों का राज है वो ब्रिटिशों का है, वो इंडियन का नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड था, वो था ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स, ठीक है, एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के जो सुप्रीम कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया था। और जो भी कंपनी के अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको कौन देखेगा, सुप्रीम ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगा। तो इसके कारण ये एक्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये 3 फीचर याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी स्थापन कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट कर दी थी। और बाद में यहाँ पे सुपरविजन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सुपरविजन था, वो ऑल ऑपरेशन, सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट, रेवेन्यू का वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन को डिवाइड कर दिया था इन्होंने, ठीक है। सो दिस 3 पावर्स वर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी एक्ट ऑफ 1786।
ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद अगला इन्होंने एक्ट पास किया था इंडिया में, वो था 1786 का। देखो 1786 में इंडिया का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर बोलते हैं, इंडिया का नहीं, बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड वारन हेस्टिंग को हटा दिया। अब क्यों हटाया वो मैं आपको इतिहास में बताऊंगा, हिस्ट्री में मैं आपको कवर करूंगा, उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स था उसका, ठीक है। दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हेन आई विल टीच यू हिस्ट्री। तो ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उस टाइम पे, जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, तो विलियम पिट्स का ये बहुत नजदीकी था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसका वो क्लासमेट था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसीलिए विलियम पिट ने थोड़ा पॉलिटिक्स किया था और इसको इंडिया में भेज दिया, जाओ भाई इंडिया में जाओ, गवर्नर जनरल बंगाल बन जाओ, राज करो वहां पे, पैसा कमाओ और हमें भी पैसे भेजो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 डिमांड रख दी थी कि ये पोस्ट में तब एक्सेप्ट करूंगा जब he should be given power to override the decision of his council in special cases। तो 1773 में ऐसा हुआ था कि जो काउंसिल वॉरेन हेस्टिंग के हाथ में, मैंने आपको बोला था ना कि वॉरेन हेस्टिंग को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, लेकिन वो 4 मेंबर की काउंसिल में से 3 मेंबर ये वॉरेन हेस्टिंग के अगेंस्ट में थे। ये कभी उसको फेवर नहीं करते थे, कभी भी उसके सपोर्ट में नहीं बोलते थे, ये हमेशा उसके डिसीजन को अपोज करते थे। तो वहां जमती नहीं थी इन दोनों की। तो पहली इन्होंने डिमांड वही की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। इन्होंने बोला कि भाई जो भी काउंसिल है 4 मेंबर वाली, उनके ऊपर डिसीजन लेने का अधिकार पूरा का पूरा मेरा होगा, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है मैं डिसाइड करूंगा। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले गवर्नर की पावर अलग थी, काउंसिल की पावर अलग थी 1773 के अकॉर्डिंग। और 2 नंबर की चीज यहाँ पे इसने 2 नंबर की डिमांड ऐसे रखी थी, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ। लो भाई, तो ये सोने पे सुहागा इसने ऐसे डिमांड रख दी कि उन्होंने ये बोला कि कमांडर इन चीफ ही वही रहेगा, ठीक है। तो ये अगर 2 चीजें मेरे हाथ में आप दोगे तो मैं फिर इंडिया में जाऊंगा और वहां का मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाऊंगा। और उसके अकॉर्डिंग 1786 में उसको फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोनों डिमांड विलियम पिट्स ने एक्सेप्ट कर ली, उसका दोस्ती था, ठीक है। अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793। 1793 अभी ये एक्ट जो है, ये हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग तो ये नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू टेल यू सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस एक्ट। देखो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, ये कानून, ये जो एक्ट था इसके फीचर्स क्या थे। चार्टर एक्ट का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से फिर ये 4 एक्ट पास होते हैं। चार्टर एक्ट 1793 का पहला, 1813 का दूसरा आता है, 1833 का तीसरा और 1853 का चौथा। 20-20 साल जो अभी कानून होंगे वो 20-20 साल के बाद किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था। इसके फीचर ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम इसको नहीं डिस्कस करते, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अगले हमारे 1833 के एक्ट को डायरेक्टली हम वहां पे चले जाते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1833 ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 1833 का एक्ट था, चार्टर एक्ट, ये और 1853 का, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया जो सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा था इंडिया में, उसका ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। इस एक्ट के फीचर्स क्या है, जैसे मैंने आपको कहा था, पहले था गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला बन जाता है वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बंगाल, इस पोस्ट को कैंसिल किया जाता है और इसके जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आता है। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यहाँ पे नाम दिया है मैंने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ही बिकम्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, नॉट बंगाल, इंडिया।
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और उसके हाथ में सिविल और मिलिट्री पावर्स दी जाती है, नागरिक और जो भी मिलिट्री पावर है वो। और ये जो एक्ट है इसने फर्स्ट टाइम ऐसे अथॉरिटी तैयार की इंडिया में जिसका पूरे इंडिया के टेरिटोरियल पे अपना राज चलेगा, अधिकार चलेगा, ऐसी अथॉरिटी इन्होंने तैयार की थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि पूरे इंडिया का डिसीजन ये अकेला लेगा, ठीक है। सबको इसकी ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी उनके प्रोविंसेस थे इंडिया में, जिनके उतने बाकी जो गवर्नर्स थे, तो उनको सबको विलियम बेंटिक का सुनना पड़ेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो यू शुड नो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, जनरल ऐड नहीं किया मैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो ही वाज रॉबर्ट क्लाइव। ओके, वाइसरॉय भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा आपको वाइसरॉय। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ये अपन नंबर 1 का फीचर हमने देख लिया, यहाँ पे नंबर 2 की तरफ जाते हैं। चलो नंबर 2 जो है, नंबर 2 का फीचर्स वो इस एक्ट का ये था कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, इनकी जो इंडिविजुअल पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है, कानून बनाने की पावर, कानून बनाने का अधिकार। तो बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश होगी, इनका जो कानून बनाने का अधिकार था, इनसे उनको दूर कर दिया, बॉम्बे और मद्रास को। अभी अपने इंडिविजुअल कानून नहीं बना सकते, इनको किसका सुनना है, गवर्नर जनरल अगर ऑफ। तू मेरे साथ बैठा है इसके लिए आ रहा है वो आवाज। एवरीवन म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी फॉर द एंटायर इंडिया, पूरे इंडिया की। और द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स, जो लॉ बनाए गए थे लास्ट टाइम, जैसे मैं आपको बताया 1773 से लेके एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है, 1786 का, देन 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट, इनको उन्होंने ये बोला कि द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशंस। 1773 से लेके 1813 तक जो लॉ बनाए गए थे उनको रेगुलेशन नाम दिया गया, और 1833 के अब इसके आगे जो बनेंगे लॉ उनको एक्ट्स नाम दिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला गया, ठीक है। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, जो कमर्शियल काम था, व्यापारी काम, वो इन्होंने खत्म कर दिया इस कानून में, कि भाई आपको कमर्शियल पावर अभी नहीं दी जाएगी, आपने बहुत ज्यादा हमारे ऊपर फेवर किया, बहुत फायदा दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसलिए फिर आपको हम ये पावर नहीं देंगे। तो इनकी जो कमर्शियल पावर थी वो निकाल ली ईस्ट इंडिया कंपनी की। करप्शन बहुत करते थे ना, यही तो थे जुल्मी, इन्होंने तो पूरा सत्यानाश किया था इंडिया में, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉर्स किए थे इन्होंने, बहुत ज्यादा रिवॉल्ट्स किए थे इन्होंने, और इन्हीं के कारण ब्रिटिश लोगों को, ब्रिटिश फोर्स को वॉर फेस करना पड़ता था इंडिया में, और इससे कंपनी का नुकसान होता था, ठीक है। और एक कंपनी को बिना पूछे डायरेक्टली वॉर करते थे इंडिया में। अब ये इसका कमर्शियल फंक्शन खत्म होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, बाकी कुछ नहीं। So it provided that the company's territories in India were held by its interest for His Majesty. So that his heirs and successors. Okay. The Charter Act of 1833. 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जिसको बोला गया ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इंडियन को काम करना है, जॉब चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनके लिए ओपन कंपटीशन रखी गई सिलेक्शन की, ठीक है। और इस एक्ट में ये भी बोला गया कि ये ओपन कंपटीशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब के लिए, यहाँ से इंडियंस को डिबार्ड नहीं किया जाएगा, उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा,
कोई भी पोस्ट उनको यहाँ पे दी जाएगी, एनी पोस्ट, एनी ऑफिस, कोई भी ऑफिस, कोई भी एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ गवर्नर जनरल का छोड़ दो, वो वाला नहीं, ठीक है, अंडर द कंपनी, कंपनी के अंडर। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेटिंग बॉडी, इन्होंने जमकर विरोध किया विलियम बेंटिक का। उन्होंने बोला, कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि भाई इनको यहाँ से बैन करो, डिबार करो इनको एंट्री मत दो इंडियंस को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस में, ठीक है। अगर आप इनको एंट्री दोगे तो ये कल हमारे सर पे बैठेंगे, फिर आपका कौन सुनेगा, ठीक है। इसलिए फिर विलियम बेंटिक ने जो है, ये बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इतना प्रेशर डाल दिया कि उन्होंने एडिशन कैंसिल कर दिया कि ओपन कंपटीशन में इंडियंस को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अगला फीचर, अभी अगला एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो रूल है, कंपनी रूल का लास्ट एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुई आप लोगों की? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? फिर अगले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। तो अगला जो एक्ट इन्होंने इंडिया में लाया था, दैट वाज चार्टर एक्ट 1853। और जब 1853 का चार्टर एक्ट इंडिया में लागू किया गया था, उस टाइम पे इंडिया का जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, बड़ा फेमस नाम है उनका, लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी ये इंडिया का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो लॉर्ड डलहौसी, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट की सीरीज का ये लास्ट चार्टर था, जो 1793 से लेके 1853 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट लागू किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क क्रिएट करने के कारण इसको सिग्निफिकेंट माना जाता था। तो इन्होंने एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क क्रिएट किया था इंडिया में, संविधानात्मक। तो इस कानून के फीचर्स क्या पहले हम देख लेते हैं। पहली बार इस कानून ने लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उनको सेपरेट कर दिया। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है कानून बनाने का अधिकार, और एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यकारी। दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दिया। ये कानून ने 6 न्यू मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कानून बनाने की जो काउंसिल थी, उनमें उन्होंने 6 न्यू मेंबर्स को ऐड कर दिया, नए मेंबर्स को। पहले 4 ही थे, बाद में 6 ऐड कर दिए। इन अदर वर्ड, दूसरे अगर शब्दों में बताने को अगर मैं वो गया यहाँ पे, तो इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने सेपरेट लेजिस्लेटिव जनरल काउंसिल को भी इस्टेब्लिश कर दिया। याद रखो, गवर्नर जनरल की सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग रहेगी, जिसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज मिनी पार्लियामेंट। तो इन्होंने एक मिनी पार्लियामेंट ऐसा उन्होंने काम किया था, जो अलग जो बनाई गई थी काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती थी इंडिया में। मिनी पार्लियामेंट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी पार्लियामेंट, एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ए ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट की जैसी प्रोसीजर्स थी, वैसी प्रोसेस अडॉप्ट करती थी सिमिलरली। सो लेजिस्लेशन जो था फर्स्ट टाइम, इसका ट्रीट किया गया एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेसेस। ठीक है, आगे चलते थे, 2 नंबर की फीचर की ओर चलते हम। दो नंबर का फीचर इसमें ऐसा है कि ये कानून ने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन कंपटीशन सिस्टम ने कहाँ पे देखा था? 1833 के एक्ट में देखा था, उसको बैन किया गया था बाद में। लेकिन इन्होंने फिर से एक बार ओपन कंपटीशन को चालू किया, सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स।
और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैकॉले समिति की गठन किया था। मैकॉले कमेटी जो थी इनका गठन किया, और ये गठन कब किया इन्होंने, 1854 में। और ये जो भी कुछ इश्यू होगा, एग्जाम कंडक्ट करना, ठीक है, व्हाटएवर जो भी उसका रिजल्ट देना, किसको लेना, इंटरव्यू करवाना, ये सारा काम मैकॉले कमेटी देखती थी। उनके अंडर ही दिया गया पूरा इंडियन सिविल सर्विस का। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं मैकॉले कमेटी के बारे में, ठीक है। तो it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust to the British Crown. तो हुआ ऐसा कि कंपनी के जो रूल था, वो रूल को इन्होंने एक्सटेंड करना शुरू किया इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने जो इंडियन टेरिटरीज पे जो ब्रिटेन क्राउन का जो पोजीशन था, उनको उन्होंने कंटिन्यू किया यहाँ पे, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन वो कब तक पोजीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन टेरिटरी पे रहेगा, ये एक्ट ने मात्र ये इसको स्पेसिफाई नहीं किया। सो इसी अकॉर्डिंग दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी का जो रूल था, वो टर्मिनेट किया जाएगा कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगेगा तब। बिकॉज कंपनी का जो रूल था वो अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुका था, उनका टिकना अब मुश्किल, यानी कि इम्पॉसिबल हो गया था कि कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, बिकॉज उन्होंने बहुत ज्यादा वॉर्स किए, युद्ध किए, भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जब भी लगेगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को हटा सकती है, तो ऐसे कोई गारंटी नहीं दी इस एक्ट में, ठीक है। चौथा, he introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. पहली बार इंडियन सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, पहली बार जो लोकल लोगों को इन्होंने यहाँ पे लेना शुरू किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे 6 ऐसे न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो इंडियन थे, और 4 मेंबर जो थे वो लोकल जो प्रोविंस था, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा का 4 मेंबर डायरेक्टली यहाँ से लिए गए थे, 6 में से, ठीक है। 4 मेंबर इन चारों के थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा के गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। चलो आगे हम यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, अभी देखो 1853 चला गया, इंडिया में बहुत बड़ा बैटल हो गया था ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, 1857 का बैटल जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया 1858 में, ये एक एक्ट लागू किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार कानून। और इस एक्ट का जो इफेक्ट था, इस एक्ट, ये एक्ट किसके लिए बनाया गया, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था इंडिया में, उसका एक इम्पैक्ट, एक परिणाम, ठीक है, उसके कारण ये एक्ट बनाया गया था कि जो उस टाइम पे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, वैसा वॉर, सिपाही म्यूटिनी वैसा कभी भी फ्यूचर में ना हो, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को यहाँ पे लागू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला अब आप यहाँ पे मत रुकिए इंडिया में, आप अपना बोरा बिस्तर उठाइए और आप चले जाइए, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया गया, कंप्लीटली हटाया गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, दिस इज द क्राउन रूल। अभी 1858 से 1947 तक ये चलेगा, क्राउन रूल, ओके। तो द एक्ट आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट यानी सुशासन कहा गया था, कि एक प्रकार का इंडिया में सुशासन क्रिएट करेगा, निर्माण करेगा। कितना भी सुशासन ब्रिटिश लोग अगर यहाँ पे इंडिया में देते, तो फाइनली वो फॉरेनर्स ही थे इंडियंस के लिए, तो कितने भी अच्छे काम करते हो देते, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को। सो अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, उनके जो गवर्नमेंट की जो पावर थी, ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, उनको ट्रांसफर कर दिया, टेरिटरीज, रेवेन्यूज की जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी पूरी कंप्लीटली। इसके फीचर्स क्या क्या, वन बाय वन देख लेते हैं।
अभी यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये जो पोजीशन था इसको हटाया गया। इसको हटा के यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ, अभी गवर्नर जनरल अभी ये कोई था ही नहीं, बाद में वाइस रॉय बनाया गया। पहला वाइस रॉय बना इंडिया का लॉर्ड कैनिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही था और पहला वाइस रॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही बना यहाँ, ठीक है। फर्स्ट बिकॉज 1857 के जो उठा था रिवॉल्ट, उसमें इसने इंडिया को ब्रिटिशों को जीत दिलाई थी, ठीक है। पूरा रिवॉल्ट इसने सप्रेस कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़े चेंज हो गए और एक पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की गई थी, वो था नेक्स्ट पे आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे और एक पोजीशन तैयार की गई थी वाइस रॉय के साथ साथ, और एक यहाँ पे पोजीशन आई थी नई इंडिया में, और वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भारत मंत्री इसको बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये एक पोजीशन इन्होंने तैयार की थी, और ये जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था इस एक्ट के मुताबिक उसको एंड कर दिया इन्होंने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया, ठीक है। और इनकी पावर कहाँ चली गई? क्राउन के पास चली गई, राजा के पास, ब्रिटेन में। इट क्रिएटेड न्यू ऑफिस, नया ऑफिस किया भारत मंत्री का, क्रिएट कर दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर इंडिया के लिए, और इसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर दी गई। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इसका कंट्रोल किसके ऊपर था? ये नजर रखता था वाइस रॉय के ऊपर, ये कैसा काम कर रहा है, कैसे निर्णय ले रहा है। तो इसके पहले क्या होता, कोई उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं था। और ये जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत मंत्री, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का कैबिनेट का मेंबर था, ठीक है। कौन था? कैबिनेट का मेंबर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल था। अगर इंडिया में कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा होगा तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इसको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके ऊपर वॉच करने के लिए आया था? वाइस रॉय। वाइस रॉय का एक प्रकार का एक सिर्फ वो वॉच करने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये सपोर्ट के लिए भी आया था। और भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के अंडर एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई, जिसको 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत मंडल उसको बोला गया। और ये किसको असिस्ट करेगी? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करेगी भारत मंत्री को उसके कामकाज में। और ये जो काउंसिल थी ये एडवाइजरी बॉडी थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये इसको काउंसिल का मेंबर बनाया गया। It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and in England. और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, ये जो काउंसिल थी, ये काउंसिल किसी के भी ऊपर इंडिया में केस दर्ज कर सकती थी, और इनके ऊपर भी केस दर्ज हो सकता था, ठीक है। तो ऐसी इनको पावर दी गई यहाँ पे। और ये जो एक्ट था 1858 का, ये जो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी, प्रशासकीय जो कुछ साधन थे, मशीनरी, उनको इम्प्रूव करना, इसके लिए इस एक्ट को लागू किया गया था। बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज्ड, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट पे एक वॉच किया जाएगा और इंग्लैंड में कंट्रोल किया जाएगा। इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। जो इनका मेन सिस्टम था इंडिया में जो प्रिवेल था, उसमें तो इतना ज्यादा बदल इन्होंने किया नहीं, ठीक है। उल्टा यहाँ पे उन्होंने ज्यादा ब्रिटिश का कंट्रोल यहाँ पे और ज्यादा हो गया, मजबूत हो गया। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आगे चलते हम। अब काउंसिल एक्ट, इसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं मंडल एक्ट्स इन मराठी, और इंडियन काउंसिल आप बोल सकते हैं इसको, नो मैटर। इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1861। देखो 1857 का जो रिवॉल्ट था, उस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली, उनको ऐसा लगा कि यार हमने बहुत सारी गलतियां की पहले,
और ऐसी गलतियां हमें इन फ्यूचर नहीं करना है। अगर हम करेंगे तो उसमें तो हम ना ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से इंडिया में, और हमें फिर झगड़ना ही रहना पड़ेगा, इंडियंस वॉर ही करते रहने पड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने फिर एक चीज सोच ली। उन्होंने ऐसा सोचा कि यार जो वाइसरॉय की जो काउंसिल है उसमें हम ऐसा करते हैं कि कुछ इंडियंस को वहां पे अपॉइंट कर देते हैं, कोऑपरेशन। उनकी थोड़ी हमें मदद मिल जाएगी कि यार इंडिया में कैसे हमें एक्ट्स बनाने हैं, लोगों की क्या डिमांड है, बिकॉज लोगों को कैसे भी करके इंडियन लोगों को हमें रिवॉर्ड से रोकना है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट को रिवॉर्ड करते थे। तो हुआ ऐसा कि इन पर्सन ऑफ दिस पॉलिसी, ये 1861 का जो एक्ट है, काउंसिल एक्ट, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 एक्ट बनाए थे। एक था 1861 का, दूसरा था 1892 का, और तीसरा था 1909 का। तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिया है। तो ये एक्ट के फीचर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इंडियंस को कानून बनाने की प्रोसेस में शामिल कर लेना चाहिए, ऐसा इसका एक फीचर था पहला। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, वाइसरॉय को बताया कि यार आप कुछ इंडियंस को नॉमिनेट करो एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे हमारी आपकी काउंसिल में, और काउंसिल को आप थोड़ा बढ़ा दो, ठीक है। सो इन 1862 1862 में फिर लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, ये वाइसरॉय थे इंडिया की, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 इंडियंस को अपने काउंसिल में नॉमिनेट कर लिया एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स। पहले थे वो राजा बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव, ठीक है। तो ऐसे 3 इंडियंस को इन्होंने शामिल किया। उसके बाद it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies। जो मद्रास की और बॉम्बे की जो पावर थी, जो मैंने आपको बोला था कि 1833 का जो एक्ट था उसमें इनकी पावर को बैन कर देता, कानून बनाने की पावर मद्रास और बॉम्बे की। तो इनकी कानून बनाने की पावर इनको फिर से दी गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ साथ जो रेगुलेटिंग एक्ट में इनको बैन किया गया था, अलग अलग जो इनकी पहले थी पावर, तो रेगुलेटिंग एक्ट में इनको अलग से ये कानून नहीं बना सकते, ये जो उनको स्टॉप किया गया था इनको वापस से दिया गया। और उसके बाद इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब, इनके लिए इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश कर दी थी नई, बंगाल के लिए, नॉर्थ प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए, 1862 में, 1886 में, 1897 में, ठीक है। और फिर इन्होंने अलग अलग रूल्स बना दिए सबके, यानी कि पूरा एक्सपेंशन कर दिया अपने पावर का, पूरा अब इंडिया इनके हाथ में आ गया ना, तो इनको फिर ड्रास्टिक रिफॉर्म तो करनी ही पड़ेंगी। ऑर्डर्स फॉर द मोर ट्रांजैक्शंस। तो इट आल्सो गिव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, पोर्टफोलियो सिस्टम इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए, मिनिस्ट्रीज बनाई, किसके हाथ में कौन सा मिनिस्ट्री देना है, ठीक है। तो फिर ये इन्होंने यहाँ पे बना दिया 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने। और जो अंडर दिस, इसके अकॉर्डिंग, ये पोर्टफोलियो सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो वाइसरॉय के काउंसिल का जो मेंबर था was in charge of one or more departments of the government। तो गवर्नमेंट के एक और 2 डिपार्टमेंट्स के उसको चार्ज दिए गए। एंड आल्सो ऑथोराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर्स, और उनको एक पावर दी गई कि जो भी फाइनल ऑर्डर है वो इशू कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के बिहाफ में, फेवर में, और मैटर्स ऑफ हिज डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना शिक्षा मंत्री इंडिया में, एजुकेशन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कैसे अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने इंडिविजुअल पावर को परफॉर्म कर दे, उस अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे उन्होंने किया था। पूरा इंडिया हाथ में तो अभी उनको करना ही पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग आगे का जो एक्ट है इसको हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पे हम रुक जाते हैं। एनी डाउट्स, क्वेरीज अगर आपको होगी तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। उसमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस खाली अपना एक बाकी है अभी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम डायरेक्टली प्रीएम्बल को स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेना। और एक इसका फीचर था, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है
जैसे इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस का जो पावर था, ऑर्डिनेंस मीन्स व्हाट, जब काउंसिल सेशन में नहीं है, उस टाइम पे मानो कुछ इमरजेंसी एक्शन लेना है या कुछ कानून को पास करना है, तो फिर वाइसरॉय के पास वो पावर थी उस टाइम। अभी फिलहाल किसके हाथ में, इंडिया में प्रेसिडेंट के हाथ में। तो वाइसरॉय उसको इश्यू कर देता है ऑर्डिनेंस को, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी होती है, मानो अर्जेंट कुछ बनाना है, कानून को पास कर देना है, तो फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाइसरॉय के हाथ में। और इसका जो ड्यूरेशन था ये ऑर्डिनेंस पावर का, ये 6 महीने का था। आज भी वैसा ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास कर देगा इंडिया में, तो 6 मंथ तक उसका ड्यूरेशन होता है। उसके बाद उसको एक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। मीन्स जब पार्लियामेंट सत्र में आ जाता है, सेशन में आ जाता है, तब उसको एक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो 1892, 1909, 1919, 35 एंड 47 अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन एंड डाउट सो फार? अदनान, नीलेश, फेलिशिया, हर्ष। तो चलिए फिर आज का हम क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। यस, मोस्ट वेलकम। Thank you, sir. चलो, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सो हैव अ गुड डे। बाय बाय एवरीवन।